इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? जी हाँ। जी, बिल्कुल। ये सवाल मैं समझता हूँ कि ऐसा सवाल है कि जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और उसके जी। पूछे जाने की भी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि लोग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि ये शायद कुछ ऐसी थ्योरी है जो कि ये कहती है कि इंसान जो है वो बंदरों से आया है। लोगों को इतना ही जी। पता है, इससे ज्यादा लोगों ने ना कुछ पढ़ा ना पढ़ने की कोशिश करते, ज्यादातर लोग जो कि ऐसा सवाल पूछते हैं। हम्म। और पढ़ते भी हैं तो शायद वो किसी प्रॉपर सोर्स से नहीं पढ़ते, कहीं कोई धार्मिक साहित्य से या कोई किसी धार्मिक धर्मगुरु की प्रवचन सुन लेते हैं, वहां से उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक जो प्रॉपर स्टडी होती है इसकी, उसको नहीं करते। जबकि ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो कि इस समय सुन रहे हैं वो, अगर, हालांकि मैं यहाँ भी स्पष्ट कर दूंगा, इसको आपको समझाऊंगा जितना मैं विस्तार से समझा सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी, ट्वेल्थ के एनसीईआरटी की बुक है बायोलॉजी की, तो उसमें चैप्टर आई थिंक 11 है, 7 है आई थिंक, उसमें देख लेना आप, एवोल्यूशन का एक पूरा चैप्टर है। तो जी। आप उसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप विस्तार से बैठकर ध्यान से पढ़िए, तो मैं समझता हूँ आपको काफी सारे डाउट्स जो हैं वहां से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि एक जो सिस्टमेटिक स्टडी होती है ना, उसका एक अपना ही महत्व है। हम जी। कई बार सोचते हैं कि हम चीजों को ऐसे ही समझ लेंगे, वीडियो देख के समझ लेंगे, या कहीं से कुछ पढ़ पढ़ा के इधर उधर से समझ लेंगे, लेकिन एक जो सिस्टमेटिक स्टडी होती है ना, वो उसका एक महत्व है। और इसीलिए जो हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो पढ़ाई करवाई जाती है हमें, वो उसका एक अपना महत्व है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई हम लोग अपने स्कूल वगैरह कर लेते हैं, कॉलेज कर लेते हैं, लेकिन उस उतना ध्यान नहीं देते उस समय वहां पर, जहां पर जब हम उस विषय को पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय हमारा उतना ध्यान नहीं होता। हम शायद उसे सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ते हैं, उतना उसको समझने के उद्देश्य से नहीं पढ़ते। तो इस वजह से ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। कि बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि साइंस से पढ़े हुए लोग हैं, वो भी इस तरह के सवाल करते हैं। और अ, मैं खुद अपना भी बताऊं तो मैं भी साइंस से हूं। और हालांकि जो बायोलॉजी थी मेरे पास वो सिर्फ हाई स्कूल तक ही थी, उसके बाद मैं मैथ स्ट्रीम में आ गया था, तो बायोलॉजी मैंने उसके बाद नहीं पढ़ी। और मुझे भी जो है एवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में काफी लंबे समय तक कंफ्यूजन में था। मतलब मैं ये तो नहीं, ये तो समझता था कि हाँ ऐसा कुछ होता है, बट एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, होता कैसे है, वो मुझे समझने में काफी टाइम लग गया। तो और वो भी तभी समझ में आया जब मैंने प्रॉपर इसकी स्टडी की, जो इसके बारे में जो भी ऑथेंटिक लिटरेचर मौजूद था, उससे जब मैंने इसको पढ़ा, तब जाके मुझे पूरा मामला समझ में आया कि आखिर ये चीज होती कैसे है। और जो लोग भी इसमें कंफ्यूज हैं, मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि वो जाकर प्रॉपर जो इसका जो लिटरेचर है या जो हमारी टेक्स्ट बुक है, उनसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ आएगी। तो चलिए मैं यहाँ से फिर इसको शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, जब हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो इसको समझ लें कि आखिर ये थ्योरी क्या है, कहती क्या है एक्चुअल में। क्योंकि बहुत सारे लोग यही नहीं समझते, उनको लगता है कि शायद कुछ ऐसा होता है कि एक लाइफ फॉर्म दूसरे लाइफ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है समय के साथ, और नए नए तरह के लाइफ फॉर्म बनते रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। और जो कि ऐसा नहीं, साइंस देखिए कोई किसी भी चीज के बारे में अगर बात करता है तो वो उसका एक्सप्लेनेशन भी देता है। ऐसे नहीं कि जी। कह दिया कि नहीं साहब ऐसे ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं, वो पूरा एक्सप्लेनेशन देता है कि अगर ये चीज होती है तो होती कैसे है। तो फिर इस पे बात करते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो एक्चुअल में, एवोल्यूशन का मतलब क्या है। एवोल्यूशन जो वर्ड है, इसका जी। जो नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब है वो है चेंज ओवर टाइम, यानी समय के साथ बदलाव। और जब हम बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है किसी जीव प्रजाति के किसी ग्रुप में समय के दौरान आया हुआ बदलाव। इसमें हर वर्ड का अपना महत्व है।
जी। किसी जीव प्रजाति पर को समझिए कि जीव प्रजाति की बात हो रही है कि ग्रुप में, यह ग्रुप की बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, किसी एक जानवर की बात नहीं हो रही, किसी एक प्राणी की बात नहीं हो रही, यहां पूरे ग्रुप की बात हो रही है। और उसमें समय के दौरान आया हुआ बदलाव, यानी उसमें ग्रुप में सोचिए, ग्रुप जो है पूरा बदल रहा है, कोई एक प्राणी नहीं बदल रहा, पूरा वो ग्रुप का ग्रुप बदल रहा है किसी स्पीशी का। तो ये इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि जो साइंटिफिक डेफिनेशन होती है ना, उसमें हर वर्ड का एक अपना महत्व होता है, तो उसको हमें बिल्कुल उसी तरह से समझना चाहिए, तभी हमें पूरी बात समझ आती है। तो देखिए, यहां पर जो बदलाव हो रहा है वो ग्रुप में हो रहा है, किसी इंडिविजुअल में नहीं हो रहा। अब बात आती है कि ये बदलाव आखिर होता कैसे है, इसमें ऐसा क्या फैक्टर काम करता है जिसकी वजह से बदलाव होते हैं। तो इसके दो मेन पॉइंट हैं कि भाई बदलाव होते कैसे हैं, और वो है कि जेनेटिक वेरिएशन। कोई भी जो स्पीशीज होती हैं उसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है, यानी एक ही स्पीशी का कोई ग्रुप होगा, अगर कोई 100 इंडिविजुअल का, 1000 इंडिविजुअल का कोई ग्रुप है, तो उसमें सभी जो है एक जैसे नहीं होंगे, सब में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत चेंज होगा। और ये चेंज केवल फिजिकल अपीयरेंस में नहीं होगा, केवल मतलब शारीरिक रूप से नहीं होगा, बल्कि जेनेटिक लेवल पर भी होगा। वो सभी लोग जेनेटिक रूप से भी अलग होंगे। और यही इस चीज को आप खुद भी अपने आसपास देख सकते हैं। आप अपने हम ही अपने ही लोगों की बात करें, मतलब ह्यूमंस की ही बात करें, तो आप देखिए कि कोई भी बच्चे दो एक जैसे नहीं होते, अगर जुड़वा ना हो तो। जुड़वा जो होते हैं वो भी, जुड़वा में भी वो जिनके जो एक ही एग से जो स्प्लिट हो जाते हैं और उनका डीएनए एक जैसा होता है। बाकी कोई भी दो बच्चे, चाहे एक ही माँ बाप की संतान हो, एक ही माँ बाप की 5 संतानें होंगी, तो पांचों अलग अलग होंगी, वो एक जैसी नहीं होंगी बिल्कुल, उनका डीएनए भी अलग होगा। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है हमारे जो रिप्रोडक्शन जो होता है हमारे अंदर और सभी जीवों के अंदर, उनके अंदर रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म में ही एक कुछ ऐसा है कि ये वेरिएशंस पैदा करता है। ये कभी भी एक जैसी कॉपी पैदा नहीं करता, ये वेरिएशंस पैदा करता है। और ये जो वेरिएशंस हैं, यही जरूरी है, यही एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। ये एवोल्यूशन का समझिए रॉ मटेरियल है, ये एवोल्यूशन को रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है इसका, पहला तो हो गया वेरिएशन, वेरिएशन होते हैं, और दूसरा जो है वो है नेचुरल सिलेक्शन। अब ये जो वेरिएशन होते हैं ना, जो इतने सारे जो अलग अलग तरह के जो डीएनए वाले अलग तरह के रंग रूप के जो इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, अब इनमें से होता है सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन कौन करता है? सिलेक्शन करता है नेचर। अब नेचर में आप सोचो कि नेचर में कोई ऐसी शक्ति वक्ति नहीं है कि जो कोई बैठा हुआ है, कोई मायावी शक्ति है, वो बैठ के सिलेक्ट कर दी कि भाई ये रहेगा ये नहीं रहेगा। ये नेचुरल जो सिलेक्शन है, इसका भी मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है। कई बार लोग कहते हैं अच्छा सिलेक्शन हो रहा है, तो सिलेक्शन कौन कर रहा है? वो उसका पूछने का मतलब होता है अच्छा कोई तो कोई करता होगा, कोई क्या कहते हैं, कोई मायावी शक्ति होगी या कोई ईश्वर होगा जो सिलेक्ट करता होगा। तो उसको इस तरह से ईश्वर कोई उसको ईश्वर उसको भी बताने की ईश्वर कोशिश बनाने को, हाँ, प्रकृति को भी ईश्वर की तरह बताने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इस थ्योरी को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कुछ भी ऐसा मायावी नहीं हो रहा है, और सारा कुछ जो हो रहा है वो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, बिल्कुल जो भौतिकी के नियम है उन्हीं पर आधारित है, कहीं कोई जादुई नियम इसमें नहीं। तो जो सिलेक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि देखिए वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशन की वजह से अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स आते हैं, अलग अलग तरह की काबिलियत आती है इंडिविजुअल्स के अंदर। और उनमें से, और उसके साथ क्या होता है कि अब सोचिए हर जीव को यहाँ पर इस अपने एनवायरनमेंट में कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। किसी को भी जीवित रहने के लिए लगातार कंपटीशन करना पड़ता है। आप जंगल में देख लें, बल्कि इंसानों में भी आप देखेंगे तो इंसानों में हम भी लगातार कंपीट करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। हालांकि हमारा कंपटीशन हमने क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट कर लिया है, तो हमारा कंपटीशन उस इस तरह का नहीं रह गया जैसा कि हमें जंगल में देखने को मिलता है। जंगल में तो हर प्राणी जो है अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने खाना हासिल करने के लिए, मेटिंग के लिए, इस सब के लिए कितना संघर्ष करते हैं। तो ये जो संघर्ष होता है, ये जो कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन में कुछ जो प्राणी होते हैं वो बेटर सरवाइव करते हैं, वो बचे रहने में दूसरों के मुकाबले ज्यादा सफल होते हैं। और उसका सीधा सा कारण यही है कि उनके जो अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन है वो कुछ इस तरह का है कि जो कि उन्हें उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बचे रहने में मदद करता है, दूसरों से कम्पीट करने में मदद करता है। तो जब वो बचते हैं, अगर बचेंगे
तो क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। प्रजनन करेंगे तो वही जो वेरिएशंस हैं वो आगे की जनरेशन्स में जाएंगे, और जब वो वेरिएशन आगे की जनरेशन में जाएंगे तो उन वेरिएशन वाले और भी ज्यादा इंडिविजुअल पैदा होंगे, और फिर वही सेम चीज अप्लाई उन पर भी होगी। उनमें से भी जो बढ़िया वेरिएशंस होंगे, जो उस एनवायरनमेंट में फिट होंगे, वेरिएशंस जो कि उस एनवायरनमेंट में किसी इंडिविजुअल को बचाए रखने में सहायक होंगे, वो बचे रहेंगे। वो बचेंगे तो फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उस कुछ खास एनवायरनमेंट की जरूरतों के अनुसार कुछ खास गुणों को बढ़ावा मिलता है। और इस तरह के गुण जब लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जब नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा रिफाइन किए जाते हैं, तो धीरे धीरे ये जो ग्रुप है जो पूरा ये बदलाव की ओर बढ़ने लगता है। इसमें एक चेंज जो है, एक चेंज की तरफ ये झुकने लगता है। और ऐसे जब करते हैं, जब सैकड़ों, हजारों, लाखों पीढ़ियां गुजर जाती हैं, तो उसके बाद ये जो ग्रुप होता है ये अपने जो पूर्वजों का जो ग्रुप है उससे काफी हद तक अलग हो जाता है। कई बार इतना अलग हो जाता है कि उनका आपसी संपर्क ही खत्म हो जाता है। और आपसी संपर्क खत्म होने भी कई सारे रीजन है कि कई बार जो पूरा ग्रुप है वो किसी अलग जगह पर शिफ्ट कर जाता है, या उनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है जिसकी वजह से वो आपस में मेट नहीं कर पाते। और उसके बाद कई बार वो बिहेवियरल कारण भी होते हैं, उनका व्यवहार उनका दोनों का इतना नहीं मैच करता है कि वो दोनों आपस में मेट करना चाहें, तो इस वजह से भी उनके बीच में संपर्क नहीं होता। और जब ये लगातार दोनों अलग अलग इवॉल्व होते रहते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर वो यदि चाहे भी तो मेट करने के बाद एक हेल्दी अपनी अपस्प्रिंग को जन्म नहीं दे सकते, एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। तो इस तरह से ये दोनों जो ग्रुप हैं वो अलग हो जाते हैं। एक ग्रुप जो है एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है एवोल्यूशन की, और एक ग्रुप एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली एक बात है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि एक जो एक जीव प्रजाति है वो बदल गई और जो पिछला जो था वो खत्म हो गया। देखिए कभी भी एवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता कि कोई कोई एवोल्यूशन, कोई नया ग्रुप एवॉल्व हुआ तो पिछला ग्रुप खत्म हो जाएगा। पिछला ग्रुप खत्म नहीं होता, वो पिछला ग्रुप भी वो किसी अलग निच में चला जाता है, किसी अलग तरह के एनवायरनमेंट में जाता है और वो वहां के हिसाब से इवॉल्व होता है। और कई बार अगर वो पिछला जो ग्रुप है जहां से वो पूर्वजों का ग्रुप है जहां से वो इवॉल्व हुए हैं और वो उस तरह की कंडीशन के हिसाब से फिट है, और तो वो भी बना रह सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, यानी एक ही पूर्वजों के ग्रुप से निकली हुई कई सारी शाखाएं एक ही साथ अलग अलग जगहों पर सरवाइव कर सकती हैं। तो एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या समझ आया? एक तो देखिए वो जो इमेज जो है वो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, जो कि जिसमें दिखाते हैं कि एक तरफ एक बंदर होता है, फिर वो थोड़ा सा खड़ा हो जाता है और फिर वो उससे थोड़ा इंसान जैसा दिखने लगता है और फिर वो इंसान बन जाता है। ये इमेज मैं समझता हूँ कि आप सभी ने देखी होगी कहीं ना कहीं, और ये इमेज जो है ये एक ऐसा भ्रम पैदा करती है हमारे अंदर। ऐसा हमें लगता है कि शायद एवोल्यूशन जो है वो एक लीनियर प्रोसेस है, यानी लीनियर का मतलब एक लाइन में, यानी पहले ये था, उसके बाद ये बदल गया इसमें, फिर ये बदला इसमें, फिर ये बदला उसमें, और फाइनली जाके वो इंसान बन गया। लेकिन एवोल्यूशन इस तरह का नहीं है। एवोल्यूशन जो है वो उसको आप समझिए कि जैसे एक पेड़ है और पेड़ में जैसे शाखाएं होती हैं, तो ये शाखाओं की तरह है, ये कोई एक सीधी रेखा में नहीं है। यानी पूर्वजों का एक ग्रुप है, पूर्वजों के ग्रुप से कुछ शाखाएं निकली अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग ग्रुप इवॉल्व हुए, उन ग्रुप्स में से कुछ और ग्रुप से इवॉल्व हुए। अभी जो स्क्रीन पर आप इमेज देख रहे हैं ये भी कुछ इसी चीज को दर्शा रही है। देखिए इसमें लिखा है 130 लाख साल पहले। तो 130 लाख साल पहले आप एक लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि 130 लाख साल पहले कोई ग्रुप था। उस ग्रुप से देखिए दो शाखाएं अलग होती हैं। एक शाखा जो है गोरिल्ला, चिंपैंजी, बबून और मनुष्य इधर की तरफ चली जाती है, और एक जो है ओरंगुटैन की तरफ जाती है। फिर ये जो ओरंगुटैन, ये जो मनुष्य और चिंपैंजी की तरफ जो शाखा जा रही है, ये फिर अलग फिर डिवाइड होती है। तो ये इसी तरह से होता है, इसमें शाखाएं निकलती हैं। और अभी आजकल की जो नई स्टडीज हैं उससे हमें ये भी पता चलता है कि इन शाखाओं के बीच में भी ये शाखाएं भी इतनी क्लियर नहीं होती जैसे जितनी क्लियर आप इस इमेज में देख रहे हैं। इनमें भी इंटरब्रीडिंग होती है। तो अब ये जो शाखाएं हैं ये ब्रेडेड स्ट्रीम हो जाती हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कि नदी की धाराएं अगर आपने देखी हो, कई बार नदी की धाराएं दो अलग अलग हो जाती हैं,
फिर कुछ दूर तक अलग अलग रहती हैं, फिर जाके बीच में मिक्स हो जाती हैं। तो ये इस तरह का जो है एवोल्यूशन का जो ट्री है वो कुछ इस तरह का है। तो अब इससे हमें क्या पता चला? तो जो सवाल जो था हमारा वो ये था कि जो बंदर हैं वो इंसान क्यों नहीं बन रहे, हाँ। अगर एवोल्यूशन ऐसा कहता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एवोल्यूशन ऐसा नहीं कहता है। एवोल्यूशन में ऐसा नहीं कहा जाता है कि जो वर्तमान बंदर हैं वो आगे चलकर इवॉल्व होकर इंसान बन जाएंगे। ऐसा कोई भी एवोल्यूशन की थ्योरी में कहीं भी कभी भी किसी ने नहीं कहा है। एवोल्यूशन को अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि एवोल्यूशन ऐसा कहता ही नहीं है, ऐसा उसका दावा ही नहीं है। तो आप एक्चुअल में जो सवाल ये जो लोग पूछते हैं इस तरह का, उनका सवाल ही गलत होता है। और वो सवाल गलत क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने इस विषय को पढ़ा ही नहीं है। अगर उन्होंने इस विषय को पढ़ा होता ढंग से तो वो ये सवाल ही नहीं पूछते। तो सवाल तो असल में क्या कहती है थ्योरी? असल में थ्योरी ये कहती है कि बंदर, वर्तमान बंदर भी नहीं कहें, बंदर तो हमारा दूर का संबंधी है। कपी की बात करते हैं, एप्स की बात करते हैं। ये जो एप्स हैं वर्तमान में, एप्स हैं यानी जो चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, बबून है, जो एप्स हैं, ओरेंगुटैन है, ये जो एप्स हैं और ह्यूमन है, ये सभी एक कॉमन एंसेस्टर से आए। यानी इन सभी का एक, हम पीछे जब जाएंगे, टाइम में पीछे जाएंगे, तो इन सभी का एक संयुक्त पूर्वज था, एक कॉमन एंसेस्टर था। उसी एक संयुक्त पूर्वज से ये जो ब्रांचेज हैं अलग अलग हुई हैं, अलग अलग परिस्थितियों की वजह से, अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से, अलग अलग तरह की एडॉप्टेशन की वजह से ये जो ब्रांचेज हैं ये अलग अलग होती रही हैं, अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग हुए हैं। और वो एवोल्यूशन की डिफरेंट स्टेजेस से, ये भी देखिए इतना क्लियर कट नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें दिखाया है कि ये शाखा अलग हुई, एक ओरेंगुटैन की तरफ चली गई, और ये भी इतना क्लियर कट नहीं। इसमें भी यदि हम सूक्ष्मता से इसको भी हम जूम करके देखेंगे, सूक्ष्मता में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये भी इतना स्पष्ट नहीं है। यहाँ भी जो अगर ओरेंगुटैन जो जिसको हम आज देख पा रहे हैं, उसके भी विकास में बहुत सारी स्टेजेस हैं। उसके भी अगर हम पीछे जाएंगे तो वहां भी डिफरेंट हमें प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जो कि विकसित होते हुए जाके लास्ट में ओरेंगुटैन जो था वो बचा रह गया। बहुत सारी जो थी वो लुप्त हो गई, उनमें से ओरेंगुटैन बचा रह गया। इसी तरह हर किसी प्रजाति के साथ है, चाहे गोरिल्ला हो, चिंपैंजी हो या मनुष्य हो। मनुष्यों के साथ भी ऐसा है। मनुष्य भी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो सीधे ही जाके मनुष्य इवॉल्व हो गए। मनुष्यों की भी जो है पूरे एवोल्यूशन की पूरी स्टेजेस हैं। उसमें जो सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है, जहां से कि जो हमारा जहां से मनुष्यों का एवोल्यूशन शुरू होता है, तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस जो है, वहां से देखिए जो हमारा जो पूर्वज है, जहां से कि ह्यूमंस की तरफ जो है जो विकास है वो बढ़ने लगा है, तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस है। उसमें जो सबसे पहला जो फीचर हमें मिलता है वो है बाइपेडलिज्म। यानी वो जो है वो फुल टाइम दो पैरों पर चलता था। ये जो है यहाँ से जो है क्योंकि ये एक प्रमुख फीचर है जो कि हमें इंसानों की तरफ मोड़ता है, क्योंकि दो पैरों पर चलना, और उसकी वजह से फिर आगे फिर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। दो पैरों पर वो चलने लगा तो उसकी वजह से उसके हाथ फ्री हो गए। हाथ फ्री हो गए तो हाथों का इस्तेमाल बढ़ा। हाथों का इस्तेमाल बढ़ा तो टूल्स बनाने की तरफ बढ़ा। तो वो फिर आगे जो है डिफरेंट स्पीशीज में डेवलप होता है। तो फिर होमो हैबिलिस का नंबर आता है। वो जो था वो टूल बनाता सकता था, पत्थर के टूल बनाता था। और ये टूल जो है हमें सब मिलते हैं, जो पुरातात्विक खोज होती है वहां पर हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। उन टूल्स में भी हमें पता चलता है कि जो होमो हैबिलिस था उसके टूल्स की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं थी। वो बहुत ही रफ टाइप के टूल्स बनाता था। उसके बाद फिर और भी फिर आगे होमो स्पीसीज आती हैं। उसमें फिर होमो इरेक्टस का नंबर आता है। होमो इरेक्टस जो है वो बिल्कुल ये समझिए कि फिर वो समवॉट लाइक ह्यूमन ही हो जाता है। वो उसमें बहुत सारे ह्यूमन जैसे फीचर आ जाते हैं। जो फेस का स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक चेंज हो जाता है, और चलना जो पूरी तरह से अपराइट हो जाता है। वो इरेक्टस का मतलब ये है कि अपराइट मैन, यानी वो पहले जो झुका हुआ चलता था वो झुका हुआ नहीं चलता, वो पूरा सीधा चलता है। और टूल्स की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छे किस्म के टूल बनाने लगता है। और आग का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है कि वो आग का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से फिर जो होमो इरेक्टस है वो फिर आगे डिफरेंट ब्रांचेस में जाता है। उसमें निएंडरथल एक
निएंडरथल की एक प्रजाति बनती है, होमो निएंडरथल की, जो कि यूरोप की जगहों में रहती थी, यूरोपियन जो एरिया है वहां पर रहती थी। फिर होमो डेवोसेरियन है, जो कि एशिया के क्षेत्रों में पाए जाते थे। तो इस तरह के अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये जाते थे क्योंकि ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे, वहां की परिस्थितियों के हिसाब से डेवलप होने लगते थे, इवॉल्व होने लगते थे। तो और इस तरह से अलग अलग प्रजातियों में बंटते गए। और इसी होमो इरेक्टस में से जो है, अफ्रीका में से होमो सेपियंस की एक प्रजाति जो है विकसित होती है, और जो कि फिर डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजों से होते हुए, और इसमें भी होमो सेपियंस है, यानी जो हमारी जो प्रजाति है, इसमें और निएंडरथल्स के बीच में भी इंटरब्रीडिंग है। इसके प्रमाण हमें मिलते हैं जेनेटिक लेवल पर। जो कुछ यूरोपियन लोग हैं, जो उनके जीन्स में कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कि हमें निएंडरथल से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से ये एवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये कोई एक सीधी सरल रेखा में नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई बंदर जो आज वर्तमान में आप देख रहे हैं, वो कभी आगे जाके ह्यूमन बन जाएगा। वो ह्यूमन नहीं बनने वाला है। जो ह्यूमन बना था, वो एक कॉमन एंसेस्टर था, जो कि आज के वर्तमान जो एप्स हैं और ह्यूमन, इन दोनों का एक साझा पूर्वज था। तो मैं समझता हूँ कि इसका सभी को स्पष्ट हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल।